गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं। आजकल आप जानते हो कि आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स का जो कोर्स है वो लाने के लिए सोचा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला सेशन फंक्शन से, ठीक है, फलन। क्योंकि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको कंपोजिट फंक्शन कैसे समझ में आएगा। भले ही आपको 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसी से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको आगे भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो देखिए, रटना नहीं है बिल्कुल भी। मैथ्स जो है वो रटने के लिए नहीं होती है, समझने के लिए होती है। अगर उसको हम समझ लें अच्छे से तो वो कभी भी हमको बोर नहीं करेगी, हमको इंटरेस्ट बना रहेगा उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम शुरुआत करते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी नियम f के द्वारा समुच्चय b के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है तो ऐसे नियम f को समुच्चय a से b में एक फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। इसे हम f(a to b) द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हुआ हमारे पास जो डेफिनेशन हम पेपर में लिख कर आएंगे, लेकिन समझने के लिए जो हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ रही है वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम आपसे कहते हैं, सबसे पहले बात होती है समुच्चय की। तो समुच्चय के बारे में आप जानते ही हो कि समुच्चय ए और बी, तो कोई एक सिंबल दिया गया यहाँ पर। आप यहाँ पर ए या बी की जगह पर, मतलब कोई भी समुच्चय आपके पास है, हम कह सकते हैं कि जेड है, एन है। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट। और जेड है यानी कि इंटीजर्स, राइट। तो हमारे पास अगर कोई भी रूल, ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है रूल का मतलब जैसे एफ, मैंने कहा आपसे कि एफ जो है वो हमारे पास एन से और जेड में, ठीक है, कहाँ से, एन से और जेड में कोई परिभाषित फंक्शन है। पहला सेट कौन सा हो गया, एन, दूसरा हो गया जेड। आप इसके अलावा और भी ले सकते हो, जैसे हमारे पास रियल नंबर का सेट हो गया, परिमेय संख्याओं का हो गया क्यू, ठीक है। इन सब के बारे में तो आपको पता होगा ही। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई फंक्शन एफ एन से जेड में परिभाषित है, ठीक है, एन से जेड परिभाषित है, और रूल क्या कहता है, रूल है लगा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स का मतलब कि जो भी आपके पास यहाँ पर होगा वो एक्स के रूप में होगा। अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ वाई लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ पे वाई के रूप में होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू में रखूं, एक्स की वैल्यू में अपनी तरफ से रखूं यहाँ पर, और वो वैल्यू कहाँ से रखी जाएगी, एन में से। जब वो वैल्यू यहाँ रखूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, जेड में से। लेकिन वो जेड में से आना चाहिए तब ये फंक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ पर आने वाला कोई भी मान जेड में नहीं आता है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमने एक्स का मान कुछ भी रख दिया और इसमें उसमें से -1 करने पर, एक्स -1 दे रहा है, -1 करने पर वो मान जेड में से नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे कि ये एफ एन से जेड पर कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू है हमारे पास n, और ठीक है, n से बिलोंग कर रहा है, और जबकि f ऑफ x जो है पूरा, यानी कि ये मान वो कहाँ से बिलोंग करेगा, z से। तो मैं x की जगह पर पुट करके देख लेता हूँ। x इक्वल टू मान लेते हैं मैं 1 करता हूँ, तो मुझे बताइए f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0। और 0 कहाँ से आता है, जेड में से आता है ना। x बराबर रख लेता हूँ 2, f ऑफ 2 1 यानी कि 1, ये भी कहाँ से आता है, जेड में से आता है। तो अब आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, ठीक है, बताओ आप कुछ भी वैल्यू रखते जाओ, क्या सभी वैल्यू जेड में नहीं आएंगी? क्या यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये मान आएंगे ना, भले नेगेटिव मान नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मान जो है यहाँ पर अगली बार 3 आएगा
और जीरो नेगेटिव कब आएगा, जब एक्स का मान जीरो हो, और एन के अंदर जीरो आता ही नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या होगी, 1 ही होगी। तो आगे आने वाले मान हमारे पास f(3) मान लेते हैं, 3 - 1 यानी कि 2, ये भी जेड में से आ रहा है। आगे आने वाला 4 - 1, तो सब मान कहाँ से आएंगे, जेड में से आएंगे। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक फंक्शन कह सकते हैं। दैट्स मीन f इज अ फंक्शन n to z। फंक्शन का नाम क्या है, x - 1। ठीक है, ऐसा हुआ है क्योंकि आंसर जो अभी आपका आ रहा है इसमें से वो जेड में से आ रहा है। ठीक है, और जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो कहां से पुट कर रहे हो, एन में से। याद रखना, आप यहाँ पे जीरो पुट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जीरो पुट करने पर यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन जीरो जो है वो एन में नहीं होता। ठीक है, जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू एन, इसलिए हम यहाँ पर f(0) की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक एग्जांपल हो लेते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो भी समुच्चय फलन है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपके सामने एक और ले रहे हैं f, हमने यहाँ पे लिया n to n। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, n to n ले लिया। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास वही है, मान लेते हैं f(x) बराबर क्या है, x - 1 ही है। अब रख के देखो आप मान x बराबर 1। ठीक है, हमने रख के देखा x बराबर 1, तो f(1) क्या आया, 1 - 1 यानी कि 0, और 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि आप उन्होंने कहा है कि यहां से जो वैल्यू रखोगे x की वो भी कहाँ रखोगे, इस वाले n से रखोगे, और जो आंसर आना चाहिए वो भी इसमें n में ही आना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू n एंड f(x) बिलोंग्स टू n। दोनों ही n से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पहली बार में आंसर क्या आया, 0 आया, तो इज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि f n to n is not a function। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात और कहते हैं आपसे कि माना कि a बिलोंग्स टू a है, दो सेट ले रहे हैं, a और b में सेट है, एंड b बिलोंग्स टू b। ठीक है, तब हम अवयव b को a का प्रतिबिंब कहेंगे, a का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इसका मतलब समझ में आया आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रखा x = 1, अब इतने यहाँ पे 0 बिलोंग कर नहीं रहा। ठीक है, मान लेते, चलो मैं पीछे वाले से ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा x = 1 और यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 0, तो मैं कहूँगा कि 1। ठीक है, x = 1 रखने पर f(1) की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। तो जो 1 है ना, 1 का प्रतिबिंब, यानी कि हम कहें इसका इमेज। ठीक है, 1 की इमेज बोल सकते हैं। 1 की इमेज क्या है, इमेज कौन है, 0 है। यहाँ पर एक तो क्या हो गया, a के बराबर, और 0 किसके बराबर हो गया, b के। ठीक है, 0 तो हो गया b के बराबर और a बराबर हो गया 1, तो 1 की इमेज यानी कि प्रतिबिंब कौन हुआ, 0 हो गया। ठीक है, लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हमने लिखा है 1। ठीक है, और फिर हमने लेकर आया 2, हमने लेकर आया 3, हमने लेकर आया 4। ठीक है, तो इसकी इमेज यानी कि ये सब वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 रखने पर क्या मिल रहा है, f(1), f(2), अगर मैं यहाँ पे f लगा देता हूँ, f(3), ठीक है, f(4), राइट। मैं इसको पीछे दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सब मान लेते हैं a से बिलोंग कर रहे हैं। a का मतलब यहाँ पर n है। ठीक है, और ये इमेज आपके पास f है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन n का मान रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या इमेज आएगी, a रखने पर आएगा f(1), f(2),
एफ ऑफ 3, ठीक है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5। तो आपने देखा पीछे कि एफ ऑफ 1 का मान कितना है 0, इसका मान कितना है 1, इसका 2, इसका 3 एफ ऑफ 4 का, और इसका एफ ऑफ 5 का 4, ठीक है। तो इसका मतलब देखो आप 1 की इमेज कौन हो गई 0, 2 की इमेज हो गई 1, 3 की 2, 4 की 5, सॉरी 4 की 3, ठीक है, 5 की 4, राइट। ऐसा हो गई इमेज। मतलब ये इमेज है। इमेज कब आती है भाई, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में जा रहे हैं किसी नियम के द्वारा, किसी नियम के द्वारा हम एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये सब उसके क्या हो गए प्रतिबिंब। और बता देता हूं कि 0 का हम कहें पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, 0 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, तो 0 का पूर्व प्रतिबिंब होगा 1 का प्रतिबिंब भाई, 1 का प्रतिबिंब माने इमेज हो गया 0, और 0 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही सेम 2 का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा 1, और 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 2, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरह से आपके पास एक सेट, 2 सेट से मिलाकर क्या बनता है, फंक्शन बनता है, ठीक है। फंक्शन जो है आपको इस तरह से समझना है, और भी बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं हमारे पास। हम पास एक नोट डालते हैं, ठीक है, कि हम पास और क्या क्या रूल्स हो सकते हैं इसके लिए। तो इस नोट में मैं आपको लिखूंगा कि आपको चेक करना पड़े कि बताओ ए से लेकर बी तक फलन है या नहीं है। भाई कोई भी मान फलन है या नहीं, ये आप कैसे पता लगाओगे, भाई देखते पता तो लगेगा नहीं, इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निम्न 2 बातों का ध्यान रखेंगे, निम्न 2 बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो क्या होगी कि ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अंतर्गत बी में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अंतर्गत, जिस फलन के अंतर्गत बी में प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, यानी कि यहां पर प्रत्येक अवयव का, ये हमारे पास बी है मान लेते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा ध्यान क्या रखना है, दूसरी बात है हमारे पास कि ए के किसी अवयव का एफ के अंतर्गत बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब ही होना चाहिए, ठीक है। याद रखना भाई, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब तो हो, लेकिन उसका केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ऐसा नहीं कि ए के 2 मान रखें तो दोनों का सेम मान, यानी कि एक ही प्रतिबिंब आ जाए बी के अंदर, तब ये पॉसिबल नहीं होगा हमारा फलन होना, ठीक है। इसमें आपसे कहूं कि हमारे पास मैंने एफ ऑफ 1 रखा तो उसका मान भी क्या आया 1 आया, एफ ऑफ 2 रखा तो उसका मान भी क्या आया 1। 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर, या हम कहें आपसे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। यह है आपके पास एन से, या हम कहें तो जेड से जेड में परिभाषित है या नहीं, ये आपको चेक करना है, परिभाषित है या नहीं।
परिभाषित का मतलब विद्यमान है या नहीं, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने रखा यहाँ पर x का मान, भाई x का मान कहाँ से रखा जाएगा, z में से, और fx का मान यानी कि x स्क्वायर भी कहाँ से आएगा, z में से। तो हम रखते हैं, माना x इक्वल टू 1 रखा मैंने, 1 तो z में आता है, यहाँ पे रखा f ऑफ 1 निकाला, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1। फिर मैंने रखा x बराबर -1, ये भी z में से आता है, तो f ऑफ -1 यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1। लेकिन मैंने दो मान रखे अलग अलग, लेकिन दोनों मान कैसे मिले मुझे, उसके आंसर सेम मिले। मैंने कि मैं आपसे कहूँ कि एक की इमेज यहाँ पे क्या है, f ऑफ 1 यानी कि 1 है, जबकि -1 की इमेज ये भी क्या है, f ऑफ -1 यानी कि +1, दोनों सेम है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की इमेज सेम हो जाए, इसलिए यह एक फलन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n टू z कर दूं तो हो जाएगा, क्योंकि n के अंदर ना -1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब फिर वो दो वैल्यू आएगी नहीं, हर किसी का मान अलग अलग आ जाएगा, राइट। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा इसका किस समुच्चय से किस समुच्चय में जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो उसका क्या कहलाता है, बताइए, प्रांत, और ये क्या कहलाता है, इसका सह प्रांत। ठीक है, आपको पता है कि ये समुच्चय इस फलन का क्या कहलाता है, प्रांत, और ये समुच्चय जिसका हम आंसर जिसमें हम ले रहे हैं वो कहलाता है सह प्रांत। तो इस हिसाब से आपके पास प्रॉपरली हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन विद्यमान है या नहीं, या a टू b में, समुच्चय a से b में वो फलन है या नहीं है, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो फलन, अगला टॉपिक है हमारा फलन क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में। ठीक है, यानी कि फंक्शन एज अ ऑर्डर पेयर, फंक्शन एज अ ऑर्डर्ड पेयर सेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मान लेते हैं कि a से b, कोई प्रत्येक फंक्शन जो है वो a से b को क्रमित युग्मों के रूप में समझे, तो हमारे पास कैसे बन के आएगा ये f, पहला फंक्शन तो जो है यहाँ से, और दूसरा f ऑफ a, यानी कि a रखने पर जो मान आया वो। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ तो a तो बिलोंग करेगा a से, और f ऑफ a बिलोंग कहाँ से करेगा, b से, क्योंकि a से b की बात हो रही है, राइट। तो इस तरह से इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जो मान आया हमारे पास, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्रमित युग्म है हमारे पास, a तो आया a में से, और जो मान निकल के आया वो f ऑफ a यहाँ से आ गया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 और ये वाला 1, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1 and 1। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं हमारे पास, इसको हम आगे चलते हैं। फलन f के इस प्रकार क्रमित युग्मों की विशेषताएं, क्रमित युग्मों की विशेषताएं भी कुछ होती हैं हमारे पास। देखिए आप वो विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताएं जो हैं वो क्या है, f a क्रॉस b। ठीक है, f जो है वो a क्रॉस b, और नंबर सेकंड a बिलोंग्स टू a। अगर a बिलोंग्स टू a है तो a और f ऑफ a बिलोंग्स टू किसके होगा, f के ही होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों मान a में से आ रहे हैं, तो a और f ऑफ a भी कहाँ से आएगा, a में से आएगा। ठीक है, अब हमारे पास
एक एग्जांपल लेते हैं। यदि a 0 1 3 7, ठीक है, तो हमारे पास f जो है वो होगा, मान लेते हैं 0 1 1 4 और 3 7 एंड 7 10, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर पेयर है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, समझाना क्या चाह रहे हैं हम, देखो आप कि आपके पास ए से एफ में मान लेते हैं हमारे पास ए कोई सेट है, ठीक है, एफ फंक्शन है, तो ए से एन में एफ जो फंक्शन है एक फलन कहलाता है, फलन कहलाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन आपने बनाया है उसके ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर है ना वो हमेशा ए में से आना चाहिए, ठीक है। यहां से देखो पहला नंबर आ रहा है, यहां से पहला नंबर आ रहा है, यहां से पहला नंबर आ रहा है, यह भी 7 जो है फर्स्ट नंबर, मतलब कि फर्स्ट नंबर जो है आपका इन दोनों में से जो फर्स्ट नंबर है वो ए में से अगर हो तो ये डेफिनेटली एक फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 1 1 4 ये तो रूल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और रूल क्या है यहाँ पर, हमने ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हाँ फंक्शन जो है वो इस तरह से बना है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे 0 1 है तो 0 में क्या जोड़ा इन्होंने, भाई 0 कुछ भी रूल बना दिया, पहले 0 में 1 जोड़ा, फिर यहाँ पर 0 में क्या जोड़ा 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 आया, ठीक है, 3 में जोड़ा इन्होंने 4, ठीक है, ऐसे कुछ भी रूल बना सकते हैं। तो हम किसी भी रूल से ये फंक्शन बना हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर है वो इस सेट में से यानी कि प्रांत में से होना चाहिए, उस फंक्शन के प्रांत में से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये 0 1 3 और 7 ये तो क्या है, प्रांत है। 0 1 3 और 7 ये प्रांत हैं फलन के, और 1 4 7 एंड 10 ये क्या है, सह प्रांत, राइट। तो प्रांत में से ही होना चाहिए उसका पहला अवयव, पहला अवयव जो है प्रांत से होना चाहिए। तो एक फलन कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रथम अवयव ए में से ही आया है, ए में से ही है, ठीक है, बिलोंग टू ए है, राइट। ऐसे तरह देख लो आप, यदि मैं आपसे कहे भाई जी 0 1 1 7 और 3 5, राइट, ये है जी है मान लो। अब देखो आप ए से जी में बताओ, ए टू जी, एफ कोई फंक्शन है, क्या ए से जी में है, 0 है 1 है 3 है, लेकिन 7 तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या 7 छोड़ दिया, तो सकता ही नहीं कि 7 छूट जाए, तो इसका मतलब ये एन में फंक्शन फलन नहीं है, ए से जी में, सॉरी ए से एन में, ए से एन में फलन नहीं है, कौन, जी नहीं है, एफ तो है, जी फलन नहीं है, राइट। सेम दे सकते हो आप, मान लेते हैं कुछ और मान लें हम, यहाँ मान लेते हैं 0 3 1 5 और 1 4 3 6 एंड 7 10, ठीक है। आप देख सकते हो 0 है जो ए में से आ रहा है, 1 है, फिर अगेन 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, तो दो बार 1 आ रहा है, यानी कि 1 रखने पर 5 भी मिलेगा और 1 रखने पर 4 भी मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप बताया था पहला रूल, ठीक है। तो इसका मतलब h ए से एन में फलन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमारे पास फलन की जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है और फलन कैसे पहचाना जाता है वो हमने पढ़ा। इसके आगे वाला पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें हम उस फलन के प्रकार पढ़ेंगे, उसका प्रांत और सहप्रांत और परिसर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने ऐसे बता दिया आपको कि कैसे कुछ बातें, लेकिन आगे वाले वीडियो में तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।